तो नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं एक नए लेक्चर से जिसका नाम है कोआर्केशन ऑफ आयोटा। कोआर्केशन ऑफ आयोटा, ठीक है। तो इसके अंदर शुरुआत करने से पहले बात करते हैं कोआर्केशन होता क्या है। कोआर्केशन का मतलब होता है लोकलाइज्ड नैरोइंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड नैरोइंग। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लोकलाइज्ड नैरोइंग। ठीक है, तो लोकलाइज्ड नैरोइंग हो जाना आयोटा का, इसको बोला जाता है कोआर्केशन ऑफ आयोटा, ठीक है। तो एक ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर डक्टस आर्टरियोसिस के नजदीक जो आयोटा होता है ना, आर्क ऑफ आयोटा होता है ना, वो नैरो हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लेते हैं इट इज ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर it is a congenital disorder of narrowing of aorta. It is a congenital disorder of narrowing of aorta near ductus arteriosus, ठीक है, नियर डक्टस आर्टरियोसिस। ये कैसा होता है? एक बार डक्टस आर्टरियोसिस देखते हैं होता कहां पे है, ठीक है। ये देखिए, ये अपना आर्क ऑफ आयोटा है, आपको दिख रही है आर्क ऑफ आयोटा, ओके। अब देखिए, यह है अपनी आर्क ऑफ आयोटा। इसके अंदर देखिए, यहां पे प्रेजेंट होता है अपना, इधर इधर प्रेजेंट होता है अपना डक्टस आर्टरियोसिस। दिस इज डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। ये क्या है? डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस के नियर बाई नैरोइंग हो जाना बोला जाता है कोआर्केशन ऑफ आयोटा, ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो डक्टस आर्टरियोसिस के ऊपर नैरो हो सकता है या डक्टस आर्टरियोसिस के नीचे नैरो हो सकता है। जो ऊपर वाली साइड अबोव द डक्टस आर्टरियोसिस नैरोइंग होगी तो उसको बोलते हैं प्रीडक्टल, और जो बिलो द डक्टस आर्टरियोसिस होगी उसको बोलते हैं पोस्ट डक्टल आर्टरियोसिस, ठीक है। तो बात करें इसके अंदर, अगर मैं बात करूं टाइप्स की, ठीक है, मैं बात करता हूं टाइप्स की। ठीक है, दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्रीडक्टल, एक होता है पोस्ट डक्टल, ठीक है। प्रीडक्टल एंड पोस्ट डक्टल। जो अबोव होता है डक्टस आर्टरियोसिस वो होता है प्रीडक्टल, यानी अबोव डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस से ऊपर होता है वो होता है प्रीडक्टल। दिस इज डक्टर, डीसी नहीं, ये है डक्टस आर्टरियोसिस, ये है डक्टस आर्टरियोसिस, ओके। अबव डक्टस आर्टरियोसिस प्रीडक्टल और बिलो डक्टस आर्टरियोसिस इज पोस्ट डक्टल। बिलो डक्टस आर्टरियोसिस ये होता है पोस्ट डक्टल, ठीक है। ये होता है अपना आर्क ऑफ आयोटा, जहां से तीन ब्लड वेसल्स निकलती हैं। एक होती है लेफ्ट सबक्लेवियन वे, एक वेन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, अगर क्या हो, सपोज करो यहाँ पे नैरोइंग हो जाए, जो ये ब्लड है, जो ये अपना आर्क ऑफ आयोटा है, यहाँ पे जाने के बजाय ये इस तरह से नैरो हो जाए, ठीक है। जहाँ पे नैरोइंग हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, वो कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? नैरोइंग हो गया है, ओके। ठीक है, दिस इज द कोआर्केशन ऑफ आयोटा। ये हो गई, ये बन गई आपकी कोआर्केशन ऑफ आयोटा। तो यहाँ पे क्या होएगा? अब आर्क ऑफ आयोटा से नीचे जानी है, डिसेंडिंग आयोटा के अंदर ब्लड जाना है, ठीक है। तो ब्लड कैसे फ्लो करता है? ब्लड ऐसे फ्लो करता है,
अब यहाँ से एक थोड़ा ब्लड इधर चलाया जाएगा, थोड़ा इधर, और बाकी मेजॉरिटी ऑफ ब्लड इधर चला जाएगा, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन आगे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ये क्या है, दिस इज कोआरक्शन ऑफ आयोटा। यहाँ पे क्या है, कोआरक्शन ऑफ आयोटा है, जिसकी वजह से क्या होएगा, ब्लड है ना प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर प्रेशर से डिसेंडिंग आयोटा में नहीं जा पाएगा, जिससे ब्लड जो प्रेशर है, अब ये प्रेशर वाला ब्लड कहाँ पे जाएगा, इन तीनों आर्टरीज के अंदर। कौन सी आर्टरी, जैसे ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो इन तीनों आर्टरीज के अंदर ये ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। केवल कम ही अमाउंट का ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आ पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है नैरोइंग है, ठीक है। तो इस तरह से आ पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नीचे वाले पार्ट के अंदर ब्लड कम पहुंच पाएगा और ऊपर वाले पार्ट के अंदर ब्लड ज्यादा पहुंच पाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट सबक्लेवियन हो गया, कैरोटिड हो गया, ब्रेकियोसेफेलिक हो गया, ये अपर पार्ट के बॉडी के अपर पार्ट को सप्लाई करती है। कार्डियो में आपने पढ़ाई होगा। और जो डिसेंडिंग आयोटा जब नीचे जाएगा, भाई एब्डोमिनल आयोटा निकलेगा, फीमोरल आर्टरी निकलेगी, ये अपनी बॉडी के लोअर पार्ट को सप्लाई करेंगे, जिससे क्या आएगा, लोअर पार्ट के अंदर कम ब्लड सप्लाई होगी, वहीं अपर पार्ट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो अगर अपर बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो कुछ अलग सिम्टम आएंगे अपर पार्ट के अंदर, और लोअर के अंदर अलग सिम्टम आएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपर बॉडी पार्ट के अंदर। ब्लड जब भी जाता है, ब्लड अपने साथ हीट लेके जाता है, ठीक है। जहां पे भी ब्लड सप्लाई रुकती है वहां पे बॉडी ठंडी पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन और वहीं पे जहां पे ब्लड की सप्लाई बढ़ती है वहां पे बॉडी गर्म हो जाती है। तो सबसे पहले अपर बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन होएगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, फेस पे फ्लशिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो अपनी बाउंडिंग पल्स होगी, ब्रेकियल पल्स होगी, रेडियल पल्स होगी, ये सारी बाउंडिंग फील होगी। कैरोटिड पल्स है, बाउंडिंग फील होगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में ब्लड आ रहा है, ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, ठीक है। और ज्यादा यहाँ पे पेशेंट, बेबी को हो सकता है हेडेक भी फील हो, ठीक है। हो सकता है बेबी के अंदर फेंटिंग भी हो जाए, बेबी फेंट भी हो जाए, ठीक है। और ब्लड ज्यादा जाएगा, ज्यादा प्रेशर से जाएगा, तो उस आईसीपी भी सिर के अंदर बढ़ सकता है, ठीक है। आईसीपी बढ़ सकता है। अपर हाथ और अपर दोनों हाथ, ऊपर के दोनों हाथ, ऊपर ही होते हैं हाथ, तो नीचे तो पैर होते हैं, तो जो हाथ होते हैं ये गर्म लगेंगे, हाथ टच करने पे बेबी के गर्म लगेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं लोअर बॉडी पार्ट की, तो यहाँ पे कम अमाउंट में ब्लड जा रहा है ड्यू टू कोआरक्शन ऑफ आयोटा। कोआरक्शन मतलब नैरोइंग ऑफ आयोटा। तो इसकी वजह से लोअर बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड प्रेशर कम होएगा। हम हाथ का चेक करेंगे और पैर का चेक करेंगे तो काफी डिफरेंस मिलेगा। हाथ का बीपी ज्यादा मिलेगा और पैर का बीपी कम मिलेगा, ठीक है। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर बीपी कम हो गया। बीपी कम होगा तो वहां पे पल्स भी फील वीक होंगे, वीक फीमोरल पल्स फील होंगे, ठीक है। और क्या होएगा, यहाँ पे कूल लेग्स हो जाएंगी, लेग्स के जो टच करने पे अपने को कूल फील होंगे। और कभी कभी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बेबी को पेन भी होता है पैरों के अंदर, ठीक है। उसको बोलते हैं क्लाउडिकेशन, पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई इन ब्लड कॉल्ड क्लाउडिकेशन, ठीक है। तो क्लाउडिकेशन भी इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका कोअरेक्शन ऑफ आयोटा, ठीक है। और ये ज्यादातर कोअरेक्शन ऑफ आयोटा ज्यादातर मेल्स बेबी के अंदर देखने को मिलता है, और मेल्स बेबी भी टर्नर सिंड्रोम वाले। तो इट कैन बी एसोसिएटेड विद मेल्स एंड टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लो, अगली लाइन में एक लाइन में लिख लो, ठीक है। कोअरेक्शन ऑफ आयोटा, coarctation of aorta is associated with Turner syndrome, टर्नर सिंड्रोम कौन से नंबर के क्रोमोसोम को अफेक्ट करता है, कि ये अफेक्ट करता है 45 नंबर वाले के। टर्नर सिंड्रोम एंड मेल्स बेबी और टर्नर सिंड्रोम के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा, कोअरेक्शन ऑफ आयोटा। अब बात करते हैं असेसमेंट या क्लिनिकल फीचर्स की। नाउ वी टॉक अबाउट असेसमेंट एंड क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट असेसमेंट। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो असेसमेंट के अंदर हम, ठीक है,
क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले अपर बॉडी पार्ट, एक तरफ लिख लेंगे अपर, एक तरफ लिख लेंगे लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है, सबसे पहले अपर बॉडी पार्ट के अंदर क्या होएगा, ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड जाएगा तो ज्यादा यहाँ पे बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो अपर बॉडी पार्ट के अंदर हाइपरटेंशन होगा, अपर एक्सट्रीमिटीज हाइपरटेंशन। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर हाइपरटेंशन होगा और बाउंडिंग पल्स फील होएंगी अपर बॉडी पार्ट के अंदर। बाउंडिंग जैसे रेडियल पल्स, रेडियल हो गया, ब्रेकियल हो गया, कैरोटिड हो गया, सारी की सारी पल्स बाउंडिंग फील होएगी क्योंकि अपर बॉडी पार्ट के अंदर फ्लो ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है। ठीक है, और वार्म अपर एक्सट्रीमिटीज, वार्म अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, वार्म अपर एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगी अपने को, और अपने को मिलेगा फेशियल फ्लशिंग, चेहरा लाल पड़ेगा। बेबी के अंदर फेंटिंग भी देखने को मिल सकती है अपने को, बेबी फेंट हो जाएगा। और इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलेगी अपने को, इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलेगी ड्यू टू ब्लड सप्लाई एंड ड्यू टू हाइपरटेंशन। ठीक है, फेशियल फ्लशिंग, फेंटिंग, इंक्रीज आईसीपी। और अगर बीपी कंट्रोल में नहीं आता है तो अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है स्ट्रोक भी। ठीक है, स्ट्रोक इज द लास्ट स्टेज। अब बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर सबसे पहले तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, लोअर हाइपोटेंशन, लोअर एक्सट्रीमिटीज हाइपोटेंशन। लोअर एक्सट्रीमिटीज हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर हाइपोटेंशन। ओके, और बात करें तो यहाँ पे वीक फीमोरल पल्स अपने को फील होएगी, वीक फीमोरल पल्स। और बात करें तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज है लोअर, वहाँ पे कोल्ड फील होएगी, वे ठंडी लगेंगी, कोल्ड लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये चीज़ फील होएगी अपने को। और लोअर बॉडी पार्ट के अंदर पेन भी फील होएगा। तो ठीक है, तो लिखते हैं लोअर बॉडी पार्ट पेन, क्रैम्प लाइक पेन इन लेग्स। और इस पेन को ही हम बोलते हैं, इस पेन को ही हम बोलते हैं क्लाउडिकेशन, क्लाउडिकेशन। ठीक है, ये क्यों हुआ है, ड्यू टू डिक्रीज O2 सप्लाई। ये क्यों हुआ है, ड्यू टू डिक्रीज O2 सप्लाई। ब्लड कम आएगा तो ऑक्सीजन भी कम ही आएगी। ठीक है, तो ये है क्लाउडिकेशन ड्यू टू डिक्रीज। और ये सारा का सारा क्लिनिकल फीचर्स है इंपॉर्टेंट, अपर के भी लोअर के भी, इसके अंदर क्लाउडिकेशन भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सारे के सारे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलेगा अपने को कोअरक्शन ऑफ आयोटा। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। हाउ डू वी डायग्नोस की बेबी को कोअरक्शन ऑफ आयोटा है। तो बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस के अंदर हम कराएंगे एक्सरे। ठीक है, एक्सरे के अंदर अपने को देखने को मिलेगा 3 साइन, जो मैथ का अल्फाबेट होता है ना 3, उसकी तरह का साइन देखने को मिलेगा। देखिए कैसे देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये है कोअरक्शन ऑफ आयोटा का एक एक्सरे है। देखने से ऐसा लगेगा कि एक 3 लेटर बनने लग रहा है, जैसे 3 होता है ना, ऐसे बनने लग रहा है। ठीक है, ऐसा, दिस इज द 3 साइन ऑफ एक्सरे, एक्सरे 3 साइन। ठीक है, देखने को मिल रहा है आपको, दिस वन, ये है 3 साइन, एक्सरे 3 साइन। ठीक है, और एक और होता है ई साइन। एक है
ई साइन ये देखने को मिलता है अपने को बेरियम स्वेल्लो के अंदर, बेरियम स्वेल्लो एक्सरे, ठीक है, बेरियम स्वेल्लो एक्सरे के अंदर जैसे 3 है इसका अपोजिट इस तरीके से इधर ई की तरह देखने को मिलेगा बेरियम स्वेल्लो एक्सरे के अंदर, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सपोज करो ये नॉर्मली आयोटा है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल आयोटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल नैरोइंग हो रही है, तो ये आयोटा अंदर की तरफ ऐसे ही तो नैरोइंग होएगी, ठीक है, तो इस तरह नैरोइंग होएगी, ठीक है, तो ये ऐसे देखने को ऐसा लग रहा है ना कि दिस इज अ 3 लेटर, ठीक है, ऐसे लग रहा है, ओके, तो 3 इस तरह से लगेगा अपने को एक्सरे के अंदर, ठीक है। फिर उसके अलावा हम क्या कर लेंगे, ईसीजी कर लेंगे, हम ईसीजी कर लेंगे, ईसीजी के अंदर, ईसीजी के अलावा हम इको कर लेंगे, इको से कर लेंगे हम कंफर्म, इको के बाद हम क्या करेंगे, सीटी एंजियोग्राफी कर लेंगे, सीटीओ एंजियोग्राफी, ठीक है, सीटीओ एंजियोग्राफी कर लेंगे और इको कर लेंगे, इको से हम करेंगे पहले तो कंफर्म, और वहीं अगर बेबी ओल्डर बेबी है तो इस कंफर्म करेंगे सीटी एंजियो से, कंफर्म इन ओल्डर बेबी, बड़े बेबी के अंदर जिसकी एज ज़्यादा है उसके अंदर हम सीटी एंजियो करेंगे कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये है डायग्नोसिस टेस्ट। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट के। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ COA, को आरक्षण ऑफ आयोटा, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करेंगे सबसे पहले बैलून एंजियोप्लास्टी, बैलून एंजियोप्लास्टी कह लो या इसको कह लो स्टंटिंग, स्टंट डालना, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो आयोटा है ना उसके अंदर स्टंट डाल देंगे या बैलून से उसको इन्फ्लेट करके उस ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये है बैलून एंजियोप्लास्टी, ओके, बैलून एंजियोप्लास्टी, ओके। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं, जो सपोज करो ये अपना आयोटा था, दिस इज आवर आयोटा, जिसके अंदर ऐसे अबनॉर्मल नैरोइंग हो रही है, एबनॉर्मल नैरोइंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस आयोटा को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से कट कर देंगे, और सब क्लेवियन वेन से एक सब क्लेवियन वेन से सब क्लेवियन वेन से ना हम एक ग्राफ्ट लेंगे, वेन से भी ले सकते हैं या सब क्लेवियन आर्टरी से भी ले सकते हैं, लेकिन आर्टरी से लेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आर्टरी वॉल थिक होती है एज कंपेयर टू वेन्स। तो सब क्लेवियन आर्टरी से ले लेंगे हम एक ग्राफ्ट और यहाँ पे एक तरफ चिपका देंगे और ये दूसरी तरफ इधर से चिपका देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे उस ग्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो 2 मैनेजमेंट कर देंगे, एक तो स्टंट डाल देंगे, स्टंट अपने को पता है जिसको छल्ला बोलते हैं, इस तरह से इसको वाइड कर देगा स्टंट, या हम इसको कट करके इसके जगह पे सबक्लेवियन आर्टरी से एक ग्राफ्ट चिपका देंगे बस, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबक्लेवियन आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी ग्राफ्ट, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, टू एनास्टमोसिस विद रिसेक्शन पार्ट। पहले हमने क्या किया, रिसेक्शन किया और उसके बाद वहां पे ग्राफ्ट चिपका दिया, ठीक है। दिस इज रिसेक्शन एंड एनास्टमोसिस प्रोसीजर। ये कौन सा है, रिसेक्शन एंड एनास्टमोसिस प्रोसीजर। क्या किया है, आयोटा था भाई, ठीक है, डिसेंडिंग आयोटा या आर्क ऑफ आयोटा था, जहां पे भी अपना कोएरेक्शन थी तो उस पार्ट को कट कर दो और उसकी जगह पे दूसरी आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी का एक हिस्सा काटो और उसको जोड़ दो बस, ठीक है। ये तो था सेकंड प्रोसीजर। फर्स्ट में क्या था, वहां पे हमने बैलून इन्फ्लेट कर दें या स्टंट डाल दे बस, ये तो था आपका सर्जिकल प्रोसीजर। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, ठीक है।
अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर भाई अगर हम इन्फ्यूज कर दें प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, इस नैरोइंग को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इस नैरोइंग को ना डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज नैरोइंग, डिक्रीज नैरोइंग ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन। सेकेंड प्रोसीजर हम क्या करेंगे, अगर बेबी को CCF है, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर है, तो कौन सी ड्रग देते हैं हम, अभी कई एक टॉपिक्स के अंदर पढ़ा है, एक तो डाइजोक्सिन दे देंगे और एक डायूरेटिक्स दे देंगे, ठीक है। अब थर्ड मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, अगर बेबी को हाइपरटेंशन है, क्योंकि अपर बॉडी पार्ट के अंदर तो हाइपरटेंशन होएगा, हाइपरटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर हाइपरटेंशन हम क्या करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे देंगे, हम दे देंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी दो ज्यादातर प्रेफर की जाती है, एक तो बीटा ब्लॉकर, ठीक है, जैसे एम्लोडिपिन होती है, दूसरा ACE इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स, ठीक है, ACE इनहिबिटर्स, ठीक है, ACE इनहिबिटर्स दे देंगे हम, ओके। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ को-अरक्शन ऑफ आयोटा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द क्लास।